हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वायरलेस इक्वेशन का डेरिवेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग जो इससे रिलेटेड ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जहां पे इसका इस्तेमाल करके वायरलेस इक्वेशन का यूज करके हम लोग स्टैंडर्ड वेरिएशनल प्रॉब्लम सॉल्व की, जो कि आपका जियोडेसिक का एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन फ्रिक्शन से रिलेटेड, और आपका कुछ आपका फंक्शनल गिवन होता था और हम लोग एक्सट्रीमल फाइंड करते थे। तो वैसा क्वेश्चन हम देखे थे और कैसे हम सॉल्व करते थे वायरलेस इक्वेशन की हेल्प से। और ये आपका मॉड्यूल 5 में या फिर पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में सिर्फ आप लोगों का एक ही डेरिवेशन है, और डेरिवेशन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा आप लोगों के एग्जाम में आता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो डेरिवेशन करके ही जाना है। और देखिए, डेरिवेशन जो है वो आप लोगों को याद करने का जरूरत नहीं, हम हमेशा कहते हैं कि इसको याद नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को सिर्फ ध्यान से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सुनते जाना है। और पहला बार में आप लोग को सुनना भी है, और जो मैथमेटिकल वाला पार्ट है उसको ध्यान से करना है। उसी में बहुत बच्चे गलती करते हैं और एग्जाम में भूल जाते हैं, तो उस पर आप लोगों को फोकस करना है। और एक बार देखा हो गया तो फिर कोशिश कीजिए कि आप जो है खुद से मैथमेटिकल पार्ट एटलीस्ट आप डिराइव कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे तो दोबारा वीडियो देखिए, तो एक दो बार देखने के बाद आपका प्रैक्टिस में आ जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहा है। और कॉपी में पहले जो है आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस भी करके जाना है। बहुत बच्चे होता क्या है कि एग्जाम में जाते हैं मेनली डेरिवेशन वाला पार्ट में, जो आपका क्वेश्चन वाला जो है सॉल्व करने वाला, उसमें भी आपको प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन मेनली डेरिवेशन में क्या होता है कि बहुत बच्चे जो है घर पे एक दो बार प्रैक्टिस करके नहीं जाते और एग्जाम में भी जैसे तैसा लिख देते हैं। तो वहां पे भी एग्जाम में भी डेरिवेशन वाला पार्ट खास करके सीक्वेंस में लिखना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन वाला पार्ट टीचर लोग भी बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन को हम मतलब कैसे डिराइव करते हैं वायरलेस इक्वेशन। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया है डिराइव द वायरलेस इक्वेशन। तो कभी कभी आपका क्या होगा, कभी कभी आप लोगों को इसके बदले स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। तो देखिए, आप लोगों को जो है ये वायरलेस इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। तो जो स्टेटमेंट, ये नहीं कि वायरलेस ने बहुत सारा जो है आपका इक्वेशन दिया तो कोई भी इक्वेशन डिराइव नहीं करना है, बल्कि जो आप लोगों का मॉड्यूल 5 में जिससे आप लोगों ने इंटीग्रल आई को जो है आप एक्सट्रीमम करते थे, उसके लिए जो कंडीशन होता था, तो वही वायरलेस इक्वेशन वो वाला आप लोगों को डिराइव करके दिखाना है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, ये आपका सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 10 भी है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट मेंशन है चाहे नहीं है, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट काम आप लोगों को पहले स्टेटमेंट मेंशन करना है। तो हम स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं, ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रल x1 to x2 f of x, y dash dx, where y of x1 equal to y1 and y of x2 equal to y2 is extremum such that dou f by dou y माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डो एफ बाई डो वाई डैश इक्वल टू 0। तो देखिए, ये जो आप लोगों का था नेसेसरी कंडीशन, तो यही है आप लोगों का नेसेसरी कंडीशन। और देखिए, जो आपका जो फाइनल रिजल्ट है या फिर जो आप लोगों को डिराइव करना है उसको थोड़ा हाईलाइट जरूर कीजिए, ताकि एग्जामिनर का ध्यान जो है आप उसकी ओर खींच सकें। तो इसी को हम क्या करते हैं, यही है आपका वायरलेस इक्वेशन। तो इसी को आप लोगों को डिराइव करना है। तो देखिए, जब भी आप डेरिवेशन करते हैं तो सबसे पहला पार्ट आपका क्या होता है, आप कुछ कंसीडर करते हैं, कुछ एज्यूम करते हैं। उसके बाद जो होता है आपका डेरिवेशन में आप लोगों को ग्राफ, कुछ अगर ग्राफ बन रहा है या फिर कर्व है तो वो ड्रॉ करना होता है। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि आपको जो है ये जो ग्राफ बनाना था वो आप प्रूव करने के बाद नीचे में बनाना है, ऐसा नहीं, हमेशा सीक्वेंस में होना चाहिए ताकि पता चल सके आपने किया क्या। तो सबसे पहले आप लोगों को स्टेटमेंट दिया रहे चाहे नहीं रहे, पहले आप लोगों को स्टेटमेंट लिखना है। तो यही आप लोगों का जो है स्टेटमेंट था। इसके बाद अब हम डेरिवेशन वाले पार्ट पे आते हैं, यही रिजल्ट तक हमको पहुंचना है। तो ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए, अब हम डिराइव करने जा रहे हैं इसको। तो देखिए, जैसा कि हम आपको पहले पता है कि सबसे पहले आपको कुछ एजम्पशन करना होता है या फिर जो भी कंसीडरेशन करना है, जो भी कर्व मानना है, तो वही हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट आई बी एन एक्सट्रीमम along curve y equal to y of x joining। देखिए, i क्या है आपका, आप शुरू में वो कंसीडर कर लीजिएगा, i इक्वल टू इंटीग्रल x1 टू x2 f ऑफ x, y डैश dx, जो हम अभी शुरू में स्टेटमेंट लिखे थे, तो वही है i। इस i से आप कंफ्यूज नहीं हो जाइए। तो पहले क्या कंसीडर करेंगे, लेट i बी एन एक्सट्रीमम along curve y इक्वल टू y of x joining points p of
x1 कॉमा y1। देखिए आप लोगों को अभी घबराना नहीं है, अभी बताएंगे कि पॉइंट P क्या है, पॉइंट Q क्या है, एंड Q x2 कॉमा y2। तो P और Q आपका दो पॉइंट है, तो ये कर्व y इक्वल टू वाई एक्स के अलोंग जो है आपका इंटीग्रल I जो है वो एक्सट्रीमम हम ये एज्यूम कर रहे हैं। ऑल्सो कुछ और भी हम एज्यूमशन करेंगे, तो ऑल्सो लेट y इक्वल टू वाई ऑफ x प्लस h ऑफ h इंटू अल्फा ऑफ x। तो देखिए यहाँ पे h जो है आपका कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा और बहुत ही स्मॉल होगा ये, और अल्फा ऑफ x जो है आपका सम आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ x है। तो लेट y इक्वल टू वाई ऑफ x प्लस h इंटू अल्फा ऑफ x वेयर h इज स्मॉल बी द, एग्जाम में भी देखिए आप लोगों को ऐसे ही लिखते जाना है, बी द नाइबरिंग कर्व such that alpha of x1 equal to 0 and अल्फा ऑफ x2 इक्वल टू 0। देखिए अभी हम आपको बताएंगे कि ये अल्फा ऑफ x1 इक्वल टू 0 और अल्फा ऑफ x2 इक्वल टू 0 कैसे हुआ। देखिए ये आप लोगों को एजम्पशन करना है, और देखिए अच्छा तभी होता है कि आप अगर इसके राइट साइड में स्पेस है अगर आप लोग, तो वहीं पे डायग्राम बना दीजिए, या फिर आप इसके नीचे भी बना सकते हैं। तो इसके नीचे आपको क्या करना है, आपको कर्व ड्रॉ करना होगा। तो हम डायग्राम वाला पार्ट है ये आप लोगों को, आप लोग जो एग्जाम में कोशिश कीजिए कि रफ हैंड से आप स्केच नहीं करिए, आप भी जो है स्केल लेके जाए एग्जाम में और उसी से आप प्रॉपर आप स्केच कर सके। तो देखिए ये हम जो है कर्व ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो देखिए ये पॉइंट आपका P है और ये पॉइंट आपका Q है। तो ये है कर्व आप लोगों का, ये है आप लोगों का y इक्वल टू वाई ऑफ x, और ये जो पॉइंट है आपका ये P है x1 कॉमा y1, और ये पॉइंट आप लोगों का Q है x2 कॉमा y2। अब देखिए एक नाइबरिंग कर्व भी हम कंसीडर किए, y इक्वल टू वाई ऑफ x प्लस h इंटू अल्फा ऑफ x। तो ये जो नाइबरिंग कर्व है आपका वो ये है, और यही है आप लोगों का y इक्वल टू वाई ऑफ x प्लस h इंटू अल्फा ऑफ x। थोड़ा सा स्पेस कम है लेकिन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये जो है ये इनके बीच का जो ये डिफरेंस है यही आपका क्या है, h इंटू अल्फा ऑफ x। तो यहाँ पे h आपका बहुत स्मॉल है। देखिए और भी आप चाहें तो इसको आप ऐसे नीचे ड्रॉ कर लीजिए, और ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया x1, और ये जो डिस्टेंस है आपका ये वर्टिकल डिस्टेंस ये आपको y1 हो जाएगा। सिमिलरली आप ये भी जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा x2, और ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस y2। तो देखिए आप लोगों को वैसे हम अच्छे से डायग्राम बना के अगर आप लोग बताइएगा, हम इसका पीडीएफ भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये डायग्राम आप लोगों को इसके हिसाब से जो हम कंसीडर के हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब देखिए हम क्यों बोल रहे थे कि अल्फा ऑफ x1 इक्वल टू 0 और अल्फा ऑफ x2 इक्वल टू 0। आप देखिएगा, अब देखिए ये पॉइंट P और जो Q है, पॉइंट P और Q जो है वो आपका ये नाइबरिंग कर्व पे भी लाई कर रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये जो है कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P और Q। और ये वाला जो कर्व हम कंसीडर किए थे y इक्वल टू वाई ऑफ x, तो इस कर्व पे भी लाई कर रहा है। तो अब देखिए आपको पता है कि कोई भी पॉइंट अगर किसी भी कर्व पे लाई कर रहा होता है तो वो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो पता है। तो देखिए अगर ये वाला पॉइंट P और Q अगर आपका जो है इस वाले कर्व पे लाई कर रहा है और इस वाले कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो देखिए दोनों आपका इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये वाले कर्व और ये वाले कर्व में आप ध्यान दीजिएगा, तो इसमें देखिए h इंटू अल्फा ऑफ x आपका एक्स्ट्रा है, लेकिन इस पॉइंट का हम अगर वैल्यू अगर इस वाले कर्व में भी रख रहे हैं और ये वाले कर्व में भी, तो इक्वेशन सेटिस्फाई कब होगा आपका, जब आपका ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका y इक्वल टू वाई ऑफ x आपका तभी मिलेगा जब ये वाला पार्ट जीरो हो जाए। तो ये वाला पार्ट को जीरो करने के लिए h तो आपका स्मॉल है, तो आपको क्या हो जाएगा, अल्फा ऑफ x1 इक्वल टू 0 रखना होगा और अल्फा ऑफ x2 इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों पॉइंट पे जो है आपका ये कर्व क्या है, y इक्वल टू वाई ऑफ x है, इसीलिए क्या हम लेंगे अल्फा ऑफ x1 इक्वल टू 0 एंड अल्फा ऑफ x2 इक्वल टू 0। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो स्पेस कम है इसलिए हम ये इरेज करते जा रहे हैं, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग साथ में लिख भी सकते हैं। अब हम इसके बाद समझते हैं कि क्या होगा। तो देखिए जो आपका मेन था आपका स्टार्टिंग में आपका जो लिखने वाला पार्ट होता है वो आपको अच्छे से लिखना चाहिए, और आपका ये डायग्राम वाला भी पार्ट जो भी आपका है ग्राफ वाला या फिर आप जो भी कहीं कर्व ड्रॉ करना होता है तो वो भी आप लोगों को बनाना है। इसके बाद जो मेन मैथमेटिकल वाला पार्ट है वो आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। तो देखिए ये जो है आपका पता है कि h इंटू अल्फा ऑफ x, जहाँ पे h आपका कुछ स्मॉल वैल्यू है, तो देखिए h यहाँ पे बहुत स्मॉल है। तो देखिए अगर आप जो है h को अगर आप जीरो कर दीजिएगा, तो जब आपका h इक्वल टू 0 हो जाएगा तो देखिए ये वाला कर्व इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा, क्योंकि देखिए ये आपका ये डिस्टेंस को आप छोटा करते जाइए छोटा करते जाइए, तो छोटा करिएगा तो नाइबरिंग कर्व क्या हो जाएगा, उसके ऊपर ही लाई कर रहा होगा। तो व्हेन h इक्वल टू 0 कर्व y इक्वल टू, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं नाइबरिंग कर्व
y इक्वल टू y ऑफ x प्लस h इंटू अल्फा ऑफ x विल coincide with कर्व y इक्वल टू y ऑफ x, ऐसा ही होगा। तो देखिए आपको पता चल गया कि जो है आपका ये क्या हो गया, जब आपका h इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम का कंडीशन। और एक्सट्रीमम जो अभी हम स्टेटमेंट लिखे थे शुरू में, तो एक्सट्रीमम का मतलब ही होता है कि मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। तो इसीलिए आपको यहां से पता चल पा रहा होगा कि देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रल x1 टू x2, और आपने देखिए क्या कंसीडर किया था, f ऑफ x, y डैश। और देखिए हम जो यहाँ पे नेबरिंग कर्व पे काम कर रहे हैं, देखिए आपका y क्या था, हम यहाँ पे जो डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, कैसे लिखेंगे वो हम बताने जा रहे हैं, लेकिन ये आपने शुरू में ही कंसीडर कर लिया है। क्या है आपका y इक्वल टू y ऑफ x प्लस h इंटू अल्फा ऑफ x। तो इस y की जगह पे आपको ये वाला वैल्यू रखना है। तो क्या हो जाएगा ये y ऑफ x प्लस h इंटू अल्फा ऑफ x। फिर देखिए अब आपको y डैश भी चाहिए, तो आप क्या कीजिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का, y डैश ऑफ x प्लस h तो आपका कांस्टेंट और अल्फा आर्बिट्ररी है, सम फंक्शन ऑफ x है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा डैश ऑफ x। यानी आप y डैश की जगह पे क्या लिख सकते हैं, y डैश ऑफ x प्लस h इंटू अल्फा डैश ऑफ x, और ये आपका dx। तो देखिए ये आपका ये एक्सट्रीमम कब होगा, आपको पता है कि जब आपका h इक्वल टू 0 हो गया तो कर्व आपका कोइंसाइड हो गया, यानी ये आपका एक्सट्रीमम का मतलब बता चुके हैं, मिनिमम या फिर मैक्सिमम। तो ये आपका मिनिमम या फिर मैक्सिमम होगा कब, जब आपका i इक्वल टू ये इज एक्सट्रीमम व्हेन h इक्वल टू 0। तो देखिए ये हो गया आप लोगों का। अब इसके बाद क्या करते हैं वो देखना है आप लोगों को। तो देखिए आई थिंक आप लोग जो है मैक्सिमम मिनिमम क्लास 12 में पढ़े होंगे। तो क्लास 12 में मैक्सिमम मिनिमम जब भी आप लोग सॉल्व करते थे, उसका क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो फर्स्ट स्टेप में क्या बताया जाता था कि स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना होता था, या फिर अगर आपको कुछ जो है आपको प्रूव करना होता था कि ये जो है मैक्सिमम है या फिर ये फंक्शन मिनिमम है, तो आपको पता है कि फॉर मैक्सिमा या फिर मिनिमा। तो देखिए मैक्सिमा या फिर मिनिमा के लिए हम यहाँ पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सट्रीमम। तो फॉर एक्सट्रीमम आपको पता है क्या करना होता है, आपको फंक्शन को जो है आपको डिफरेंशिएट करना रहता है, वो जिसपे भी डिपेंड हो रहा होता है इक्वल टू 0 इक्वेट करते हैं। आप लोग मैक्सिमा मिनिमा में पढ़े होंगे। तो फॉर मैक्सिमा या मिनिमा di बाई डी एच इक्वल टू 0 एट h इक्वल टू 0। ये आप लोगों को पता है कि एक्सट्रीमम के लिए और एक्सट्रीमम h इक्वल टू 0 पे हो रहा है। तो एक्सट्रीमम के लिए हम लोग क्या करते हैं, di बाई डी एच इक्वल टू 0, ताकि हम यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करते हैं। तो यही जो है इसका ये आपका मेन स्टेप है, इसी के थ्रू जो है फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, di बाई डी एच इक्वल टू 0 करना है, सच ट्रीटिंग। देखिए i जो है i को मानना पड़ेगा आपको। i क्या है, ट्रीटिंग i इज ए फंक्शन ऑफ h, तभी आप जो डिफरेंशिएट कर पाइएगा di बाई डी एच। तो आपको अब क्या करना है, di बाई डी एच फाइंड करना है। i आपको पता है, आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं। तो देखिए ये इक्वेशन जो है आप लोगों को साथ में मानते जाना है। जैसे ये जब हम शुरू में कंसीडर किए थे, तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, या फिर इसको 1, इसको 2, इसको 3। तो ये आप लोगों को साथ में करते जाना है, ताकि आप लोगों को अगर किसी भी इक्वेशन में कुछ आप और मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ भी आप वहां पे कोई भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं, या फिर डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो आपको वहां पे लिखने में आसानी होगा कि इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, कुछ जो भी आप कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग भी साथ में इक्वेशन मानते जाइए। तो अब आपको क्या करना है, di बाई डी एच पहले फाइंड करना है और इसको 0 के इक्वल करना है। तो हम यहीं पे इरेज कर दे रहे हैं ये, फिर पहले आप लोगों को ये लिखना है एग्जाम में, फिर उसके नीचे जो लिखना है वो हम अभी लिखने जा रहे हैं। तो देखिए आपको पता है कि di बाई डी एच क्या होगा, 0। अब देखिए i तो आपको पता है, और i आपको बता चुके हैं कि i को क्या ट्रीट करना है, एज ए फंक्शन ऑफ h। तो अब देखिए इधर जो है आपका इंटीग्रल का साइन है, इधर तो नॉर्मल फंक्शन है नहीं, नॉर्मल रहता तो आप तुरंत h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते। तो देखिए एक रूल होता है, उसको बोलते हैं लेबनीज रूल। तो ये क्या कहता है कि हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर जो हम कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल होता है। तो देखिए लेबनीज रूल, डिफरेंशिएटिंग अंडर इंटीग्रेशन। तो बस हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि आरएचएस में देखिए डायरेक्ट आपका फंक्शन एच में नहीं, आरएचएस में आपका इंटीग्रल का साइन है। तो ये जो है क्या कहते हैं, कैसे होता है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन, तो देखते हैं वो हम। तो देखिए आपका di बाई डी एच, क्योंकि अभी जस्ट बताया di बाई डी एच हम फाइंड करेंगे। तो di बाई डी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का, इंटीग्रल
x1 टू x2। अब देखिए जब आप जो है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं लेबनिज रूल के हिसाब से, तो आपका जो है इंटीग्रल का साइन एज इट इज रहेगा, और जिसके भी रिस्पेक्ट में कर रहे थे, किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, h के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना भी होगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू h, और यूजिंग, उसके बाद आप ये लिख सकते हैं लेबनिज रूल, ऐसे आप लोगों को मेंशन करना है। ये वैसे लिखने का जरूरत नहीं, ये हम बता दिए कि लेबनिज रूल जो है इसी के लिए बना ही है कि इंटीग्रल साइन के अंदर हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये आप लोगों को लिखने का जरूरत नहीं है। तो अब देखिए आपको जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। कहने का मतलब है कि डो बाय डो एच ऑफ, और जो है जो भी आपका, अब यहाँ पे जो आपका टर्म है, तो अब यहाँ पे क्या टर्म आएगा, कैसे आएगा, वो समझते हैं। तो देखिए अब जो है आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा जिसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं, तो हम अब अगर आप लोगों को नहीं भी पता है तो हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे देखिए अगर जो है आप लोग, जैसे देखिए u इक्वल टू है, मान लीजिए u इक्वल टू है सम फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, और उसके बाद अगर आपका फर्दर x इक्वल टू है x ऑफ t, यानी x जो है आपका फंक्शन t का, या फिर x t पे निर्भर है, डिपेंड कर रहा है, और y भी आपका इक्वल टू है y ऑफ t। और अगर आपको बोल दे कि डो यू बाई डो टी फाइंड कीजिए, डो यू बाई डो टी, तो चेन रूल हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ये आप लोगों को लिखना नहीं है, ये डेरिवेशन में नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अभी ये चेन रूल। तो देखिए क्या होता है, डो यू बाई डो टी फाइंड करना है, तो u जो है आपका क्या है, फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई है, तो u में तो आपका कुछ t आपको पता चल ही नहीं रहा है, क्योंकि u जो है आपका x और y पे डिपेंड कर रहा है, और x y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका t पे डिपेंड कर रहा है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, चेन रूल क्या कहता है कि चेन रूल जो है आपका, ये पहले आप जो है ये फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कीजिए, यानी डो यू बाई डो एफ इंटू डो एफ बाय, फिर देखिए अगेन ये फंक्शन ही आपका क्या है, ये फंक्शन ही आपका जो है x कॉमा वाई आपका अलग अलग वेरिएबल है यहाँ पे, तो इसीलिए आप जो है फंक्शन को कर चुके हैं, और फंक्शन का जो वेरिएबल है वो फर्दर t पे आपका जो है डिपेंडेंट है, तो आप ये क्या लिख सकते हैं, डो एफ बाय डो टी। तो यही आपका क्या है, यही आपका चेन रूल है। अगेन आपका जो है यहाँ पे देखिए, अगर आपको ब्रेक करके समझना है तो देखिए आपका फंक्शन जो है यहाँ पे, फंक्शन के अंदर वेरिएबल कौन सा, एक्स वाई, तो दोनों को फिर आपको सेपरेट करके लिखना होगा, तो ये आप ऐसे करके लिख सकते हैं, प्लस डो यू बाई डो वाई इंटू डो वाई बाई डो टी। वैसे भी आप लोगों को चेन रूल आई थिंक, जैसे देखिए कि जैसे आप लोग साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो चेन रूल से ही आप करते हैं। पहले आप क्या करते हैं कि पहले आप x टू दी पावर n का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2 sin x। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर आप इसको भी इंटू और इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो ये इंटू कॉस एक्स हो जाता है। तो वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि पहले जो है पहले आपको डो यू बाई डो टी फाइंड करना था, तो u को पहले x के रिस्पेक्ट में किए, उसके बाद फिर x आपका t पे डिपेंडेंट था, तो x को t के रिस्पेक्ट में किए। तो यही आप लोगों का चेन रूल था। आई थिंक आप लोग फर्स्ट सेम में पढ़े भी होंगे, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अब जान लीजिए। तो यहाँ पे भी आपका जो है, यहाँ पे भी देखिए आपका सिमिलर प्रोसीजर है। क्या है आपका, देखिए आपका अगेन जो है फंक्शन जो है आपका फंक्शन है एक्स वाई और वाई डैश का, एक्स वाई वाई डैश का फंक्शन है, लेकिन आप लोगों को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, एच के रिस्पेक्ट में। लेकिन आपको पता है कि एक्स वाई और ये वाई डैश जो है आपका, ये एच पे डिपेंडेंट है। जैसा अभी एक्स और वाई आपका टी पे था, उसी तरह से ये सब जो है एच पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए चेन रूल से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी एच इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा, देखिए h के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले देखिए एक बार x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर आपका y के रिस्पेक्ट में, फिर आपका y डैश, फिर आपका x से h, फिर आपका y से h, और ये आपका जो है y डैश से h। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डो एफ बाय डो एक्स इंटू डो एक्स बाय डो एच, प्लस फिर देखिए आपका जो है f के अंदर जो है आपका और भी दो वेरिएबल है, कौन है, y और y डैश। तो क्या हो जाएगा, डो एफ बाय डो वाई इंटू डो वाई बाई डो एच, प्लस डो एफ बाय डो वाई डैश इंटू डो वाई डैश बाय डो एच। तो ये जो है हम चेन रूल से लिखेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले जो चेन रूल बताया वो आप लोगों को लिखना नहीं है डेरिवेशन वाले पार्ट में। अगर आपको पता है, या फिर अगर आप लोगों को उतना नहीं भी समझ में आया, क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम में आपको कंफर्म आता है, तो ये आप लोग जो है चेन रूल के थ्रू जो है ये डिफरेंशिएट किए, और ये इंटू डीएक्स तो रहेगा ही। तो ये आ गया आप लोगों का, बस जो था आपका यहीं तक था। इसके बाद आपका लगभग काम आसान हो जाता है। तो ये देखिए ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए अब आपको पता है कि x जो है आपका, x इज क्या है आपका, इंडिपेंडेंट है
एच के, क्योंकि एच जो है आप जो इक्वेशन लिखे वो आप क्या लिखे, y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स प्लस एच इंटू अल्फा ऑफ एक्स। तो x के लिए तो कुछ आपने ऐसा लिखा नहीं था, तो y आपका डिपेंड कर रहा होगा h पे, क्योंकि h जिस हिसाब से वैरी करेगा उसी हिसाब से नेबरिंग कर्व आपको पता है कि h अगर आप बढ़ाते जाइएगा तो नेबरिंग कर्व थोड़ा और ऊपर की तरफ उठेगा, तो y डिपेंड कर रहा है h पे, x नहीं कर रहा है। तो x आपका क्या है, x आपका इंडिपेंडेंट ऑफ h है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ h कहने का मतलब क्या है कि अगर x इक्वल टू आप कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसमें आपका h वाला टर्म आना ही नहीं चाहिए, और h वाला टर्म अगर नहीं है और आपको क्या बोला जाए कि डो एक्स बाई डो एच फाइंड कीजिए, तो आपको पता है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं वो आपका क्या होता है, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होता है। तो इसीलिए जो है आपका नहीं, वो आपका सिर्फ वेरिएबल होता है, उसके अलावा सारा वैल्यू आपका क्या होता है, एज ए कांस्टेंट। तो देखिए अब आरएचएस में जो है इसका एच का कोई टर्म ही नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं, एच के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली। तो इधर आपका एच का टर्म है ही नहीं, जब है ही नहीं तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसीलिए डो एक्स बाई डो एच आपका क्या हो जाएगा, जीरो, और डो एक्स बाई डो एच आपको चाहिए भी था। अब अगेन देखिए y इक्वल टू ये है आपका, तो डो वाई बाई डो एच आपका क्या हो जाएगा, देखिए जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सिर्फ वो वेरिएबल, बाकी सारा कांस्टेंट। तो देखिए आपका h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो h वेरिएबल है, यानी y ऑफ x क्या है आपका कांस्टेंट, तो जीरो प्लस फिर देखिए यहाँ पे h है तो आपका कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई है, तो अल्फा ऑफ x इंटू और h का डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। तो यानी डो y बाई डो एच आपका क्या आ गया, अल्फा ऑफ x। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डो y बाई डो एच इक्वल टू अल्फा ऑफ x। उसके बाद देखिए आपको जो है अगर y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स प्लस एच इंटू अल्फा ऑफ एक्स है, तो अभी जस्ट बताया कि इसको जब आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिला था, y डैश इक्वल टू वाई डैश ऑफ एक्स प्लस एच इंटू अल्फा डैश ऑफ एक्स, यही आया था। तो यहां से डो वाई डैश बाई डो एच क्या हो जाएगा, देखिए आपका वाई डैश ऑफ एक्स एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियली, तो ये कांस्टेंट तो जीरो प्लस फिर अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो h और इंटू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटू और h का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो क्या बचेगा आपका यहाँ से अल्फा डैश ऑफ x इंटू 1, यानी जो है इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और आपका अच्छे से लिख दे रहे हैं। तो यहां से आपका डो वाई डैश बाई डो एच आपका क्या आ जाएगा, डो वाई डैश बाई डो एच इक्वल टू अल्फा डैश ऑफ एक्स। तो ये आ गया आप लोगों का। तो यही जो आपका सारा वैल्यू जो आप फाइंड किए इसको आप जो है इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए आपका ये वाला डो एक्स बाई डो एच आपका क्या है, इक्वल टू जीरो है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल x1 टू x2, और आपका पहला टर्म जो है, पहला टर्म आपका क्या हो गया है, पहला टर्म आपका डो एक्स बाई डो एच ये जीरो है, तो जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो जीरो प्लस फिर आपका ये डो एफ बाई डो वाई इंटू फिर देखिए आपका डो वाई बाई डो एच, ये आपका क्या आया है, अल्फा ऑफ एक्स, तो अल्फा ऑफ एक्स प्लस फिर देखिए डो एफ बाई डो वाई डैश एज इट इज रहने दीजिए इंटू, और ये आपका क्या आया है, डो वाई डैश बाई डो एच, ये आप लोगों का आया है अल्फा डैश ऑफ एक्स। तो आई थिंक आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसीलिए हम बाकी सारा पार्ट इरेज कर देते हैं। तो देखिए ये आप लोगों का वैल्यू आ चुका है। अब हम कैसे रिजल्ट तक पहुंचेंगे वो भी अभी हम देखेंगे। अभी भी आप लोगों का इसमें जो है एक स्टेप और बचा हुआ है, और ये उतना मुश्किल था नहीं वैसे, जो हम बताते जा रहे हैं आप लोग अगर ध्यान से सुनते जाइएगा तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और ये बाद में आपका क्या था, डीएक्स था। तो देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। अब आप लोग जो है ये जो इसका सेकेंड वाला जो टर्म है, तो सेकेंड वाले टर्म में आप क्या कीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला रूल अप्लाई कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलिए या फिर यू इंटू वी रूल, आप लोगों को हम पहले भी बताएं कि यू इंटू वी रूल क्या होता है, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए यहाँ पे देखिए हम पहले भी बताए थे कि आइलेट रूल पहले आप लोगों को आना चाहिए। हालांकि यहाँ पे आइलेट रूल आप लोगों को अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ना ही आपको पता है यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर आपका अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल जैसा कुछ है नहीं। तो देखिए हम जो है इसको फर्स्ट फंक्शन मान ले रहे हैं, यानी ये u है आपका ये वाला और ये है आपका v। तो इसी को इसमें हम जो है बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम फॉर्मूला बता देते हैं। तो आप लोगों को पता है कि ये क्या होता है, अगर u आप लोगों का फर्स्ट फंक्शन है तो u इंटीग्रल ऑफ v माइनस फिर आपका डिफरेंशिएशन करते हैं जो भी आपका यहाँ पे फंक्शन, जैसे अगर dx है तो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन हम किसका करते हैं, v का, और ये आपका जो है v dx, थोड़ा सा स्पेस कम है, और ये होल पे आपका क्या होता है, dx साथ में मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि एक dx इस इंटीग्रल साइन का आएगा और इस इंटीग्रल साइन का भी dx आता है। तो यही आपका बाय पार्ट्स वाला रूल होता है। तो वही हम इसका सेकेंड टर्म जो है, मतलब ये वाला टर्म, इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, और फर्स्ट टर्म को जो है हम एज इट इज रहने देते हैं। तो अप्लाइंग
अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स on second term keeping first term as it is। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो ये जो है आपको आप एज इट इज रहने दीजिए। तो ये आपका डी बाई डी एच है एलएचएस में, वो अभी थोड़ा स्पेस नहीं है तो हम लास्ट में लिखेंगे जब फाइनल आंसर आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल x1 टू x2। और देखिए ये वाला टर्म को आप जो है फिक्स रखिए, तो ये आपका क्या है, डो एफ बाई डो वाई इंटू अल्फा ऑफ एक्स। और इसको जो है ये वाला पार्ट को आप हटा दीजिए। हटाना नहीं है, कहने का मतलब है इसमें आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। तो ये आप लोगों का u है, तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, डो एफ बाई डो वाई डैश इंटू, फिर हम क्या किए थे, v का इंटीग्रेशन। तो देखिए आपका v क्या है, अल्फा डैश ऑफ x, और अल्फा डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका वापस से क्या हो जाएगा, अल्फा ऑफ x। क्योंकि आपको पता है कि जब हम अल्फा ऑफ x को डिफरेंशिएट किए थे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट किए थे, तो क्या हुआ था, अल्फा डैश ऑफ x। तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो जब डिफरेंशिएट करने पे ये मिला, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। तो इसी हिसाब से आपका ये u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx करते हैं, तो आपका ये इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा ऑफ x। और आपका लिमिट क्या है, लिमिट भी है यहाँ पे आप लोगों का, लिमिट आपका क्या है, x1 टू x2। तो ये हो गया आपका x1 टू x2 माइनस, उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी हम जस्ट बताए थे, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स। आई थिंक यहाँ पे स्पेस कम है तो इसको हम जो है ऊपर ही लिखते हैं। तो देखिए ये वाला टर्म अभी रहने देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। तो क्या होता है, माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ आपका किसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, डो एफ बाई डो वाई डैश, फिर आपका क्या होता है, इंटू इंटीग्रल क्या होता है, v dx। तो v का आपका ऑलरेडी हम इंटीग्रेशन फाइंड कर चुके हैं, तो यही रिजल्ट को हम यहां पे भी इस्तेमाल कर देते हैं। तो इंटू क्या आ जाएगा, इंटू अल्फा ऑफ x, और आपका इस इंटीग्रल के कारण जो है एक dx और आएगा, तो इंटू क्या हो जाएगा आप लोगों का, इंटू dx। तो यही आपका, इसके बाद जो है ये वाला रिजल्ट हम यहां पे लिख दिए, तो यहां पे हम इरेज कर दे रहे हैं। और इसका भी आपका इंटीग्रल का लिमिट क्या हो जाएगा, x1 टू x2। अब देखिए हम आप लोगों को शुरू में एक बताए थे कि आप लोगों का जो है पॉइंट P और Q था वो आपका नाइबरिंग कर्व पे एज वेल एज y इक्वल टू y ऑफ x पे भी लाई कर रहा था। तो उसी हिसाब से आपका क्या हो गया था, वहां पे हम एक कंडीशन बताए थे कि अल्फा ऑफ x1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और अल्फा ऑफ x2 इक्वल टू 0 क्यों हो जाएगा, हम आप लोगों को शुरू में ही बताए थे। तो देखिए जब आप इसको इवेल्युएट कीजिएगा तो इसमें जो है आपका x का फंक्शन क्या है, अल्फा ऑफ x में है। तो अल्फा ऑफ अपर लिमिट क्या है आपका, अपर लिमिट है आपका x2। तो अल्फा ऑफ x2 रखिएगा तो अल्फा ऑफ x2 क्या है आपका, 0 है। तो माइनस, फिर जब आप लोअर लिमिट कीजिएगा तो अल्फा ऑफ x1 यहाँ पे आएगा, तो अल्फा ऑफ x1 भी क्या है, 0। तो 0 इंटू ये वाला टर्म माइनस फिर से 0 इंटू ये वाला टर्म, तो 0 माइनस 0 ही मिलेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए ये, उसके बाद ये वाला टर्म, उसके बाद ये वाला टर्म है, तो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा, इंटीग्रल x1 टू x2 डो एफ बाई डो वाई इंटू, और यहां पे शायद आई थिंक यहाँ पे dx मिसिंग है, dx भी आएगा यहाँ पे। तो देखिए और इंटू, और ये आपका क्या आ जाएगा, अल्फा ऑफ x dx प्लस, फिर देखिए ये आपका क्या हो गया, ये 0 हो गया। क्यों हो गया, आप राइट साइड में हम यहाँ पे ऊपर में रीजन बता दिए हैं, सिंस अल्फा ऑफ x1 इक्वल टू 0 एंड अल्फा ऑफ x2 इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों को राइट साइड में लिखना है, तो ताकि ये जो है सब आसानी से पता चल सके कि आपने यहाँ पे कैसे इसको 0 कर दिया। और उसके बाद क्या है आपका माइनस इंटीग्रल x1 टू x2 डी बाई डी एक्स ऑफ डो एफ बाई डो वाई डैश इंटू अल्फा ऑफ x dx, अल्फा ऑफ x, और इसी के नीचे हम लिख देते हैं dx। तो देखिए अब जो है दोनों इंटीग्रल का, पहले भी हम क्या किए थे, दोनों इंटीग्रल में अलग अलग टर्म को आप हटा करके लिख दिए थे, यानी सेपरेट करके, ताकि आप सेकंड वाले टर्म में बाय पार्ट्स लगा सकें। और यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि दोनों का आपका लिमिट क्या है, दोनों का लिमिट सेम ही है, x1 टू x2। यहाँ पे भी किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेट, x के रिस्पेक्ट में, यानी dx है, और यहाँ पे भी क्या है, dx है। यानी आप दोनों को साथ में अगेन आप कंबाइन करके लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगेन आप इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल x1 टू x2। अब देखिए दोनों टर्म को आप साथ में लिखेगा तो दोनों टर्म में देखिए आपका क्या कॉमन है, अल्फा ऑफ x आपका क्या है, कॉमन ले सकते हैं हम दोनों टर्म में। तो आपका क्या बचेगा, डो एफ बाई डो वाई
डो एफ बाई डो वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डो एफ बाई डो वाई डैश, और दोनों में हम क्या कॉमन लिए हैं, दोनों में हम अल्फा ऑफ एक्स कॉमन लिए हैं, और dx तो कॉमन आएगा ही क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटू dx। और यही आपका क्या था, ये आपका di बाई dh था। और देखिए हम जो है शुरू में ही बताया कि फॉर मैक्सिमा या मिनिमा या फिर फॉर एक्सट्रीमम डी आई बाई डी एच इक्वल टू जीरो, तो यानी इसको आपको इक्वल टू जीरो करना होगा। तो देखिए इसको इक्वल टू जीरो करिएगा, तो हम शुरू में बताए कि अल्फा ऑफ एक्स आपका क्या है, आर्बिट्ररी है, तो आर्बिट्ररी है अगर अल्फा ऑफ एक्स, तो अल्फा ऑफ एक्स देखिए इसको आपको जो इक्वल टू जीरो करना है, तो अल्फा ऑफ एक्स कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा जीरो होगा, क्योंकि वो आर्बिट्ररी है, जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और आपको इसको जीरो बनाना है। तो हर हाल में जब आपका जीरो नहीं हो सकता है, तो किसको जीरो होना पड़ेगा, ये वाला पार्ट को जीरो होना पड़ेगा, यानी दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो आप उसको जीरो के इक्वल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये डो एफ बाई डो वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डो एफ बाई डो वाई डैश, डो एफ बाई डो वाई डैश, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और यही आपका क्या था, यही आप लोगों का था यूलर्स इक्वेशन। तो देखिए जब भी आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तो इसको जो है हाईलाइट करके आप जो है बॉक्स में इस तरह से कर दीजिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके, आपको या फिर एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको अच्छे से पता चल सके कि आपने क्या डिराइव कर रहा है। तो यही आप लोगों का क्या था, ऑयलर्स इक्वेशन था। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और देखिए आप लोगों को ये याद करके नहीं जाना है, जैसे जैसे हम अभी बताया आप स्टेप बाय स्टेप सिर्फ सुनते जाइए, और आप जो है सुनने के बाद आप जो है फिर वीडियो को देखना नहीं है, बल्कि आप अपने से मैथमेटिकल वाला पार्ट खास करके, क्योंकि इंग्लिश वाला जो स्टेटमेंट वाला पार्ट रहता है वो तो सब लोग कर लेते हैं, डायग्राम भी कुछ ऐसा डिफिकल्ट है नहीं कि नहीं बना पाइएगा, लेकिन जो मैथमेटिकल वाला पार्ट है आपने क्या किया, हम फिर से एक बार आपको बता देते हैं। आपने पहले इंटीग्रल आई कंसीडर किया था, जो कि आपका एक्सट्रीमम है, फिर आपने कोई कर्व लिया y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, और आपका पॉइंट आपका क्या था, P और Q दो पॉइंट था। उसके बाद एक नाइबरिंग कर्व कंसीडर किए y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स प्लस h इंटू अल्फा ऑफ एक्स। तो देखिए जो नाइबरिंग कर्व था वो कॉन्साइड कर रहा था कब, जब h इक्वल टू जीरो था। तो आपका फंक्शन जो है, यानी फंक्शन बोलिए या फिर इंटीग्रल आई बोलिए, वो आपका एक्सट्रीमम कब हो रहा था, जब आपका h इक्वल टू जीरो पे। और एक्सट्रीमम के लिए जानते हैं आपको क्या करना होता है, डी आई बाई डी एच इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप आई को जो है h का फंक्शन माने तो डी आई बाई डी एच जीरो हो जाएगा, तो वही आपको डी आई बाई डी एच करना है। और आपका जो आरएचएस में जो आपका फंक्शनल था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डैश, तो एक्स तो आपका एज इट इज रहा, वाई की जगह पे हम क्या लिखे थे, वाई ऑफ एक्स प्लस एच इंटू अल्फा ऑफ एक्स। फिर वाई डैश की जगह पे भी हम क्या लिखे थे, वाई डैश ऑफ एक्स प्लस एच इंटू अल्फा डैश ऑफ एक्स। फिर उसको हम डिफरेंशिएट कैसे किए, लेबनीज रूल से बताए, और फिर लेबनीज रूल में भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, और उसमें भी हम लोग क्या किए, चेन रूल अप्लाई किए। तो चेन रूल क्या बोला कि आपको जो है u इक्वल टू फंक्शन था एक्स वाई का, फिर से हम बता दे रहे हैं, जैसे देखिए u इक्वल टू आपका क्या था, फंक्शन था एक्स कॉमा वाई का, और अगेन x इक्वल टू क्या था आपका x ऑफ t था, और y इक्वल टू y ऑफ t था। और आपको क्या बोला गया था, आपको बोला गया कि डो u बाई डो टी फाइंड कीजिए। तो देखिए डो u बाई डो टी फाइंड करना है, तो पहले u को आप f के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी डो u बाई डो f इंटू डो f बाय डो टी। इसके बाद हम फर्दर बताए थे कि f में जो है, अगेन आपका जो है f में जो है आपका डिपेंडेंसी x और y पे था, तो x और y पे था, तो हम आपको यहां पे बताए थे, इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप। इसके बाद जो है आप इसको फर्दर जो है, अगर आपका और भी वेरिएबल है y z, तो आप जनरलाइज रिजल्ट भी जानते हैं, ये बार बार बताने का जरूरत है नहीं। तो इसको हम इसमें क्या किया, चेन रूल अप्लाई किया, और चेन रूल अप्लाई करने के बाद फिर आपका जो है चेन रूल अप्लाई करने के बाद जो है x जो था आपका वो क्या था, इंडिपेंडेंट था h का, इस वजह से डो x बाई डो एच जीरो हो गया। और फिर y के लिए इक्वेशन था h के फॉर्म में, तो वहां से डो y बाई डो एच भी निकाल लिए, क्या आया, आई थिंक अल्फा ऑफ x आया, और डो y डैश बाई डो एच भी फाइंड के क्या आया, अल्फा डैश ऑफ x। उसके बाद क्या किया, सबका वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, वो वाला आपका डिफरेंशिएशन वाला रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका दो टर्म आया, तो पहला टर्म को एज इट इज रहने दिया, और दूसरा टर्म में इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया। बाय पार्ट लगाने के बाद जो फर्स्ट टर्म आया उसमें इस वाले कंडीशन के कारण फर्स्ट टर्म जीरो हो गया, और सेकंड टर्म को फिर से हम एज इट इज रहने दिए। फिर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म जिसको आप पहले एज इट इज रहने दिए थे, यानी ये वाला और इसका सेकंड वाला, बाय पार्ट्स लगाने के बाद उसको आपने आपस में कंबाइन किया, कंबाइन करके रिजल्ट लिखा, और डी आई बाई डी एच किसके इक्वल था, जीरो के इक्वल। तो जीरो के इक्वल होने के लिए आपका अल्फा ऑफ एक्स जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो आर्बिट्ररी है। तो आपका क्या जो ये रिजल्ट है, अल्फा ऑफ एक्स को कॉमन लेने के बाद जो रिजल्ट बचा वो आपका इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो आई थिंक उतना भी डिफिकल्ट नहीं था, आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आया होगा।
और मॉड्यूल 4 का जो रिलेटेड टॉपिक है वो आई थिंक फर्स्ट टाइम आप लोगों के सिलेबस में ऐड हुआ है, तो उससे भी रिलेटेड हम क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करेंगे और जल्दी ही वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।